नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आने वाले समय में देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये इसीलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाली है। इसको लेकर के सरकार ने ये कवायद तेज कर दिया है, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि देश में परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों का फिर से अगर देखा जाए तो क्षेत्र का बंटवारा किया जाएगा, जो कि जनसंख्या के आधार पर होगा। दूसरी बात अगर की जाए तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जो सीट है लोकसभा का और विधानसभा सभी का, ये सब बढ़ने वाला है और कहा जा रहा है कि ये बढ़कर के तकरीबन 850 के आसपास जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 इतने बड़े बदलाव हैं जिससे निश्चित तौर पर पूरे देश की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए, ये तीनों काम जो है इसको एक आधार दिया जा रहा है और इसके आधार में जो बात रखी जा रही है वह क्या है, 2027 का सेंसस। यानी कि जो अभी जनगणना का काम चल रहा है, आप जानते हैं ना कि जनगणना का काम 2 फेज में हो रहा है। तो पहला फेज तो शुरू हो चुका है जिसमें मकान गणना वगैरह की काम की जाएगी और उसके बाद फरवरी 2027 से जनगणना का काम, सेंसस का काम किया जाएगा। तो वे 2 फेज में होगा और तब 27 के अंत तक आप कह सकते हैं कि डेटा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरी बात जो की जा रही है ना कि 27 का जो जनगणना हो जाएगा, जो ये डेटा हमारे पास मिल जाएगा, इसके बाद ये 3 कवायद तेज किए जाएंगे, जिसमें परिसीमन, महिला आरक्षण की बात और फिर लोकसभा वगैरह के सीट बढ़ने की बात की जा रही है। अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अलग अलग बातें कहती हुई नजर आ रही है। जहां पर विपक्ष का कहना है कि देखिए, अगर आप महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही चाहते हैं तो फिर इसके लिए लंबा इंतजार क्यों करना, क्यों 2029 तक की आप बात करना चाहते हैं, क्यों आप चाह रहे हैं कि 27 का सेंसस आ जाए, फिर परिसीमन हो, लोकसभा की सीट वगैरह बढ़ जाए, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिले। तो कुल मिलाकर के यहां पर कहना है कि महिलाओं को तत्काल प्रभाव से लाभ मिल जाना चाहिए, राजनीतिक जो उनके प्रतिनिधित्व है वो इससे बढ़ेगा। ये तमाम बातें यहां पर की जा रही है। हालांकि परिसीमन को लेकर के जो असम का इशूज देखेंगे उसमें खास करके मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या कटने की बात की जा रही है, इस सब का एक राजनीतिक असर भी अपने आप में पड़ता हुआ दिख रहा है। जरा विस्तार से सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा राजनीतिक बदलाव प्रस्तावित तो है ही, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन और लोकसभा सीटों के विस्तार की योजना पर बात चल रही है। देखिए, अभी तक क्या है कि जिस डेटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो 2011 का ही डेटा हमारे पास है, जो सेंसस के आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर 10 वर्ष पे जनगणना का काम होता है। तो फिर आप कहेंगे कि 2011 में अगर आप कह रहे हैं तो 2021 में हो जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, आपको पता होगा 2021 में कोविड-19 था, तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन और बाकी जो कुछ इश्यूज थे इसके वजह से इस समय सेंसस नहीं हो पाया। तो पहले तो था कि 25-26 में हो जाएगा, लेकिन फाइनली गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि 2027 में होकर डेटा इसका आ जाएगा। तो अभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेंसस कराने का काम किस मंत्रालय के द्वारा होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 27 में डेटा आएगा। अब इसलिए भी जरूरी होता है ना कि जब हमारे पास सेंसस के आंकड़े हों, उसके आधार पर हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी हो जाएगा ना कि देश में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से कोई स्कीम लाया जा सकता है, फंड दिया जा सकता है। जैसे कि ऐसे समझिए कि आप एक पार्टी देना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको पहले ये पता करना होता है कि इस पार्टी में आपके कितने मित्र आने वाले हैं, ताकि उसके हिसाब से ही आप बाकी व्यवस्था करवाएंगे। या आप अपने घर में ही अगर किसी के लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हैं तो घर में कितने लोग हैं, ये सब जानकारी तो चाहिए। ऐसा ही सेंसस है, जब सरकार पॉलिसी मेकिंग करती है, सरकार किसी के लिए कोई काम करना चाहती है, बजट किसी स्कीम के लिए देना चाहती है या नया स्कीम हिलाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर ये देखने का तो प्रयास करती है ना कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा और कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस के पास जाती है। जो आंकड़ा जो कि हमारे पास 2011 का ही है, जो कि काफी पुराना हो चुका है, तो 27 का एक बार हो जाए तो नया आंकड़ा आ जाएगा, उसके आधार पर चीजें की जाएगी। यहां पर इन तमाम चीजों को लेकर के बातें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है, ऐसा लगता रहा है कि 33% जो आरक्षण देने की बात महिलाओं को की जा रही है, शायद उसको जल्द ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले सरकार यह कहते हुए नजर आई कि 2029 में जो 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले ये कर दिया जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें यहां पर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक सामाजिक सुधार अब देश में होने वाला है। सिर्फ एक सामाजिक सुधार के तौर पर नहीं देखा जाए, संवैधानिक ढांचे, संघीय संतुलन
और चुनावी राजनीति को भी यह गहराई से परिवर्तित करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चूंकि देखिए 33% बहुप्रतीक्षित डिमांड है कि महिलाओं को ये रिजर्वेशन दिया जाए, और ये सारा चीज देखेंगे अगर 850 एमपी के सीट होने वाले हैं तो इन सबको कहीं ना कहीं सेंसस से जोड़ के देखा जा रहा है, यानी कि जनसंख्या से जोड़ के देखा रहा है। इसीलिए यहां पर जब जनसंख्या की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे नॉर्थ वर्सेस साउथ के स्टेट होने वाले हैं। ठीक है, जो उत्तरी भारत के राज्य हैं और दक्षिणी राज्य है, इनके बीच टकराव देखा जा रहा है जनसंख्या को लेकर के। ये एक अलग डिबेट है, अभी मैं आऊंगा तब विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 में सरकार ने 3 विधेयक पेश करने की तैयारी की है, जो महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 यानी कि 33% आरक्षण जल्द लागू करने का रास्ता साफ करेगी। हालांकि ये कानून नहीं बना था, ठीक है, इस पर बहुत सारी बातें पहले भी हो चुका है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि कब लागू बस किया जाता है। ये विधेयक 16 से 18 अप्रैल के विशेष संसदीय सत्र में चर्चा के लिए रखे जाएंगे, यानी कि कहा जाए कल परसों इस पर चर्चा हो सकता है। उद्देश्य क्या है? 2023 में पास हुए महिलाओं के आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करना, जिसके लिए नए परिसीमन की जरूरत है। अब यहां समझिए, इस पर पहले लोकसभा ने अपनी सहमति दे दी है, राज्यसभा ने अपनी सहमति दे दी है, इसके अलावा राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है, लेकिन ये कानून की शक्ल में नहीं आया है, चूंकि इसको लेकर के नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया सरकार के द्वारा। हालांकि कुछ संभव है कि सरकार चाह सकती है कि इसमें कुछ सुधार वगैरह किए जा सकते हैं, ये देखने की बात होगी। और यह भी देखना होगा कि क्या वाकई 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये वेट करते हैं या उससे पहले ही कुछ हो सकता है। ये सब बातें हमें, अगर ये 16 से 18 अप्रैल तक विशेष संसदीय सत्र में चर्चा होता है तो हमें 2-3 दिन और वेट करना होगा, ये चीज क्लियर यहां पर हो जाएगा। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि परिसीमन की व्यवस्था जो है शुरू होगी। सरकार 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का प्रस्ताव कर रही है, क्योंकि अगली जनगणना में देरी हो रही है, 2027 में होना है। अब 27 के बाद, पहले तो यह कहा गया कि 27 में पहले जनगणना हो जाने दीजिए, उसके आंकड़े आ जाए, फिर परिसीमन हो जाए। परिसीमन के आधार पर नंबर ऑफ एमपीज एमएलएज विभिन्न राज्य के और जो है पार्लियामेंट के तय कर लिए जाए, और उसके बाद जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, ताकि ये तीनों चीजें जो है एक साथ हो पाए। बढ़े हुए जो 850 सीट है उसमें से महिलाओं को कितना सीट जाएगा, ये सब चीजें तय कर ली जाए। ये तमाम तरह की बातें है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, अगर आप 2027 में सेंसस का आंकड़ा आता है, आते आते हो सकता है 27 के फरवरी से शुरू ही होगा, तो संभव है कि साल के अंत तक तो जाना तय है। तो कुल मिलाकर के अगर मान लेते हैं 28 से भी शुरू करते हैं परिसीमन का कार्य और 29 में चुनाव है, तो चुनाव से आप जानते हैं कुछ समय पहले ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी मोड में सरकार चली जाएगी, तो बहुत कम समय परिसीमन वगैरह के लिए बचेगा। तो फिर ये सारा काम कैसे किया जाएगा? तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये तर्क दिया जा रहा है कि क्यों ना 2011 के ही डेटा का यूज कर लिया जाए। इस बात को लेकर के भी हालांकि विवाद है। जो प्रस्तावित 3 विधेयक हैं, चूंकि आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, यहां से प्रश्न रह सकता है। संविधान का 141वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की फिलहाल जो बात की जा रही है, संभव है ये 850 सीट तक जा सकता है, जो फिलहाल बातें कही जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण को लागू करने से संबंधित है। फिर यहां पर परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन, नया परिसीमन आयोग गठित करने और सीटों की सीमाएं तय करने की बात की जाएगी। यानी कि कोई एक सीट है, तो जैसे कि मान लेते हैं दरभंगा लोकसभा सीट है, तो इसका क्षेत्र कहां तक आएगा, कितनी जनसंख्या इसके अंतर्गत आएगी, ये परिसीमन से यहां पर तय होगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग विधेयक की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, जो विधानसभाएं हैं, उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये 3 यहां पर जो आप कह सकते हैं विधेयक प्रस्तावित है, जिसको लेकर के सरकार आगे बढ़ सकती है। अब जरा महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें, लोकसभा और राज्य यूटी विधानसभाओं में कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित। अब देखिए आपके शब्द है कुल सीटों का, तो ये तो पहले तय हो कि कुल सीट कितना रखा जाए। क्या अभी के आधार पर आप करना चाहेंगे, या अगर जो कहा जा रहा है कि 850 या उससे कुछ आसपास हो सकता है, तो उसके आधार पर उसका आप 850 का 33% सीट निकालेंगे, ये समझने की बात है। तो इसको लेकर के संभव है कि अगले 2-3 दिन में कुछ क्लैरिटी हो सकता है। SC/ST कोटे के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। सीटें हर परिसीमन के बाद रोटेशन के आधार पर बदलती जाएगी, है ना, यानी कि कभी फलाना सीट जो है, मान लेते हैं सीट XYZ, ये आरक्षित हो गया महिलाओं के लिए, है ना, ये रिजर्व हो गया। हो सकता है अगले समय लोकसभा में ये सारे सीट जो है वो फ्री हो जाए और
ए, बी और सी जो है ये रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। जैसा पंचायत चुनाव वगैरह में देखते होंगे, अगर आपने बिहार में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायत चुनाव में सीटों के आधार पर, अगर उसकी स्टडी आपने किया होगा तो इस रोटेशन प्रणाली को आप समझ सकते हैं। लगभग वैसा ही कुछ केंद्र सरकार यहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण में करने जा रही है। मतलब अभी तक तो यही सोच है, हालांकि 2-3 दिन में क्लियर होगा। आरक्षण 15 वर्ष के लिए संसद द्वारा कहा गया है, हालांकि इसमें विस्तार संभव है। लागू होने का समय क्या है? सबसे पहले 2029 लोकसभा चुनाव से कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि 29 ही रखा जाता है या इससे पहले भी कर लिया जाता है, ये 2-3 दिन में क्लियर होगा। SC/ST के अलावा ओबीसी के लिए अलग आरक्षण का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है, जिसको लेकर के फिलहाल कुछ विवाद भी है कि अगर SC/ST के लिए आप कर रहे हैं तो यहां पर भी क्यों ना व्यवस्था किया जाए। तो देखना होगा कि क्या इस बात को लेकर के सरकार कुछ विचार विमर्श करती है। सरकार का तर्क क्या है? कहना है कि देखिए, महिलाओं को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये फैसला करना चाहते हैं ताकि राजनीति में आकर के महिला समाज की वो आवाज उठा सके, नारी शक्ति को इससे और मजबूती मिल पाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये रिजर्वेशन को लेकर के बातें की जा रही है अब, लेकिन इसको कहीं ना कहीं परिसीमन से भी जोड़ा जा रहा है और लोकसभा के सीट के आकार से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में अगर लोकसभा की सीट की संख्या देखेंगे तो 543 है ना, अधिकतम 550 है। प्रस्ताव क्या है कि 850 तक किया जाना चाहिए, राज्यों के लिए 815 और यूपी के लिए 35, लगभग जो है 50% की वृद्धि की बात की जा रही है। परिसीमन आयोग 2011 जनगणना जो कि लेटेस्ट सेंसस हमारे पास है, तो उसके आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा। ये देखने की बात होगी कि क्या ऐसा ही होता है या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। अनुच्छेद 81 और 82 में, इसको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का समय है, आपके लिए इस तरह के टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होंगे। तो आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन प्रस्तावित, जिससे जनसंख्या की परिभाषा में लचीलापन आने की बात की गई है और इस वृद्धि का यह भी मकसद रखा गया है कि महिलाओं के आरक्षण के लिए अतिरिक्त सीटें बनाना ताकि मौजूदा सांसदों की सीटें ना छीनी जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, अगर आप ये कहेंगे कि 543 पर ही हम रिजर्वेशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं और वो 33% होगा, तो हम जान रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में अभी महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इन सांसदों का, ये जो MP हैं, इनका ही तो कुछ सीट जाएगा ना, और उसी के जगह पर ये 33% आएंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदा हो सकता है सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक पार्टियों में भी कह सकते हैं। तो यदि ये सीट बढ़ जाता है 50% के आसपास, जो कहा गया 850 तक, तो इसमें यह तय किया जा सकता है कि 33% दें, तो जिन सांसदों का सीट है उसे भी रखा जाएगा और बाकी भी इसमें सांसद ऐड होंगे, महिलाएं भी ऐड हो जाएंगी। ये बातें फिलहाल कही जा रही है, अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत अगर देखें तो जनगणना के बाद संसद द्वारा एक परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया जाता है। यही बात यहां पर टिका हुआ है कि जनगणना के बाद तो आप 2027 का रखेंगे परिसीमन के लिए या 2011 का ही डेटा आप रख लें। अब इस बात को लेकर के सरकार को तय करना है। पहले तो कहा जा रहा था 27 ही, अब कहा जा रहा है कि देर हो जाएगी तो 11 रखा जाए। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट में इन सब चीजों को लेकर के क्या बात होता है। इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपसे यहां से प्रश्न रह सकता है, कब कब? 1952 यानी कि आजादी के ठीक बाद, 63 में, 73 और 2002 का गठन हुआ है। तो इसको आपको ठीक से ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपके काम का है। अब आते हैं कि आखिर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद क्यों है, और जब विभिन्न राज्यों के बीच हम विवाद की बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा, भारत के उत्तर में स्थित कुछ राज्य और दक्षिणी राज्य, खास करके दक्षिणी राज्य में बात करेंगे तो वह तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गोवा में भी ये सुर उठने लगे हैं, आंध्र प्रदेश में भी ये बातें की जा रही है, पुडुचेरी में बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब ये कहा जा रहा है, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि अगर आप सीटों का जो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, 850 के आसपास कहने की बात कर रहे हैं, और इसका बेस आप पॉपुलेशन रखना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सेंसस के आधार पर करेंगे, चाहे वो 2011 हो या 2027 हो, ध्यान रखिए दोनों ही आधार पे, तो इसमें जो दक्षिणी राज्य हैं इनको नुकसान हो सकता है, यानी कि इनको जो सीट मिलेगा वो कम सीट मिलेगा, उत्तरी राज्यों को अधिक सीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप आधार क्या रख रहे हैं? जनसंख्या। दक्षिणी राज्य 1990 के आसपास ही अपने यहां परिवार नियोजन को अच्छे से चला करके जनसंख्या स्थिरता को हासिल कर लिए थे। अब अगर जनसंख्या स्थिरता किसी ने कर लिया है, किसी राज्य ने, तो जाहिर सी बात है उसको तो रिवार्ड मिलना चाहिए ना।
लेकिन उसके यहाँ एमपी की संख्या अगर पॉपुलेशन को रखते हैं तो कम हो जाएगा। तो रिवार्ड देने के अलावा आप उसको क्या करें, पनिशमेंट दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि उत्तर भारत के राज्य देखेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर फर्टिलिटी रेट की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि बिहार की फर्टिलिटी रेट की जो बात की गई है वह 3.4 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो बात की जा रही है वो 2.4 है। इसी बात को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू उन्होंने कहा कि हमें बिहार और यूपी को थैंक कहना चाहिए, क्योंकि यहां से पॉपुलेशन आ रहा है जो बाकी जगहों पर जो लोग चाहिए काम करने के लिए वहां से सप्लाई हो रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति देखा जाए अगर फर्टिलिटी रेट का, तो 1.5 से नीचे जा चुका है। जो राष्ट्रीय फर्टिलिटी रेट होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों जो आंकड़ा आया वो 1.9 पर जाकर के गिर गया है। यानी कि पूरे देश में अगर देखा जाए प्रजनन दर काफी कम हो रहा है, लेकिन ये 2-3 राज्य जो हैं यूपी, बिहार, झारखंड, यहां पर प्रजनन ठीक ठाक बना हुआ है। तो अगर प्रजनन दर यहां पर है, जनसंख्या यहां पर बढ़ रही है और नंबर ऑफ एमपीज आप पॉपुलेशन के आधार पर कर रहे हैं सेंसस के डेटा को लेकर के, तो जाहिर सी बात है एमपी की संख्या कहां ज्यादा होगा, यूपी बिहार में। यही बात दक्षिण के राज्य कह रहे हैं। अगर अभी देखेंगे यूपी में तो एमपी की सीट कितनी है, 80 है। कहा जा रहा है कि यह बढ़कर के 150 के आसपास हो सकता है। बिहार की अगर बात करेंगे तो एमपी की सीट कितनी है, 40 है। कहा जा रहा है कि यह बढ़कर के 80 के आसपास हो सकता है, कुछ जगह 60 भी दिख रहा है। तो वो तो क्लियर हो जाएगा कि कितना होता है, लेकिन इतना तो तय है कि इन राज्यों में सीट ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी भी क्या कहा जाता है कि भाई अगर आपको दिल्ली की सत्ता चाहिए तो पटना लखनऊ होते हुए दिल्ली की सत्ता मिलेगी। ठीक है, यानी कि कभी तमिलनाडु तो नहीं कहा गया, कभी महाराष्ट्र या तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो नहीं कहा गया, क्योंकि उनके पास एमपी की संख्या कम है। और दूसरी बात, जब यहां पर परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर चीजें तय की जाएगी, नंबर ऑफ एमपी जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगा, तो फिर से यूपी बिहार को ही ज्यादा फायदा होगा। तो जो पार्टी इस 2 राज्य में केवल अच्छा कर लेगी, दिल्ली के सत्ता में वो काबिज हो जाएगी। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के इसीलिए दक्षिण के कई राज्य आप देखेंगे परिवार नियोजन से आगे बढ़ने चाह रहे हैं। ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि तीसरा बच्चा पैदा कीजिए, चौथा बच्चा पैदा कीजिए, हम विशेष लाभ देंगे। यानी कि जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। इसको ऑफिशियली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टॉलिन साहब ने कहा है लोगों से कि आप अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। आंध्र प्रदेश की अगर बात देखेंगे, पंचायत में जो व्यवस्था किया गया था 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते, चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आते हैं उसको हटा लिए हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो दक्षिण के राज्य चाह रहे हैं कि जनसंख्या विस्तार हमारे यहाँ हो, क्योंकि जनसंख्या विस्तार हो नहीं रहा है, फर्टिलिटी रेट काफी गिर गया है। और इन सभी चीजों का नुकसान देखिए कैसे सामाजिक चीजों का नुकसान राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के आश्वासन दिया कि केवल जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाएगा और दक्षिणी राज्यों को इसका नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें कही गई है कि एक अनुपातिक तरीके से इस पर काम किया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यही सारा डिबेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर देखे जाए यहां पर तो 1971 जनगणना के आधार पर सीटें फ्रीज थी, 1976 और 2001 में संशोधन से टाला गया। अब 2011 पर जाना दक्षिण को नुकसान पहुंचा सकता है, यही इसको शंका अभी भी है। 27 से होता है तब भी दक्षिण राज्यों को नुकसान की बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि लोकसभा का आकार बढ़ने से बहुमत की सीमा बढ़ेगी, जिससे बड़े उत्तरी ब्लॉक्स जो है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। विभिन्न जो बिल आएंगे, वोटिंग होगा पार्लियामेंट में, तो दक्षिणी राज्यों का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि एमपी कम रहेगा, उत्तर राज्य के पास जो है ज्यादा एमपी रहेंगे। तो विभिन्न जो बिल वगैरह होगा उस पर कहीं ना कहीं दबदबा किसका होगा, उत्तरी राज्यों का हो जाएगा। ये बात यहां पर कही जा रही है। अब निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आलोचनाएं हैं, चिंताएं हैं, वो सारी बातें यहां पर की जा रही है और गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इन बातों को दूर किया जाए। महिलाओं का आरक्षण जो है वो कहा गया है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, जैसा कि प्रधानमंत्री अभी सभी पार्टी से ये उन्होंने कहा कि भाई आप महिलाओं के आरक्षण पर एक मुश्त आकर के बात रखिए और सभी इसका समर्थन कीजिए, क्योंकि सभी के लिए ये जरूरी है, आधी आबादी की बात है। तो यहां पर स्वागत योग्य कहा गया, लेकिन कहा गया इसको ट्रोजन हॉर्स बना करके सरकार पेश करना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं परिसीमन को तेज करना चाह रही है और परिसीमन का फायदा सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में लेना चाह रही है। ये आरोप विपक्ष के द्वारा है। 25% सीट वृद्धि काफी होती, 50% वृद्धि जो है वो कहा गया अनावश्यक है और संसद को अकुशल ये बना देगा। जो आलोचनाएं की जा रही है कि इतना अधिक सीट 850 के आसपास सांसदों की संख्या ना बढ़ाई जाए, इससे निश्चित तौर पर समस्या उत्पन्न होगा, परिसीमन से व्यय बढ़ेगा,
मंत्रिमंडल निश्चित तौर पर बड़ा होगा, राज्यों का संघीय संतुलन जो है वह भी फिर बिगड़ सकता है। विपक्ष का आरोप क्या है? सरकार महिलाओं के नाम पर परिसीमन को 2029 चुनाव से पहले कराना चाहती है और इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। आरक्षण को बिना परिसीमन के भी लागू किया जा सकता है, तो 2029 तक यहां पर इंतजार क्यों करना? दक्षिणी राज्य जो टैक्स ज्यादा देते हैं, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं, तो फिर उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होगा तो उनको पनिशमेंट क्यों? ये सारी चिंताएं हैं। अन्य चिंताएं संसद की कार्य क्षमता पर असर की बात की जा रही है। कहा जा रहा है इतने सारे सांसद होंगे 850 के आसपास, तो निश्चित तौर पर अभी भी देखते हैं कामकाज ठीक से नहीं हो पाता, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं बहस जो है सही से जो चलना चाहिए वो तार्किक तौर पर हो पर नहीं पाएगा, सत्र भी कम हो जाएंगे, भविष्य में सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं लचीलापन मिलेगा क्योंकि परिसीमन संवैधानिक अनिवार्यता से फिर हट जाएगा। तो तमाम तरह की ये सारे बातें की जा रही है जो कुल मिलाकर के सरकार पर आरोप लगाते हुआ नजर आ रहा है। लेकिन होम मिनिस्टर ने इन सब चीजों को लेकर के कहा था कि परिसीमन में तमाम तरह की बातों को ध्यान रखा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि दक्षिणी राज्यों का इसका नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर के 16 से 18 अप्रैल तक का समय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, देखने वाला है कि इस तीन बातों को लेकर के सरकार क्या करने वाली है। क्या महिला आरक्षण बिल जो है 33% आरक्षण की बात वो जल्द लागू होने वाला है या 2029 तक ही इंतजार करना पड़ेगा? परिसीमन के लिए 2011 का आंकड़ा लिया जाएगा या 2027 के सेंसस के आंकड़े का इंतजार किया जाएगा? और फिर अगर परिसीमन 11 के आधार पर होता है तो क्या उसी आधार पर लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विधानसभा के विधायकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, या फिर 2027 के सेंसस का इंतजार करना पड़ेगा? और दक्षिणी राज्यों को कैसे संतुष्ट कर पाएगी सरकार? तो ये तमाम प्रश्न जो हैं फिलहाल बने हुए हैं। देश के 5 राज्य में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। अगले साल देखा जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है। तो कुल मिलाकर के सरकार को इन तमाम चीजों को साधना पड़ेगा, सामाजिक राजनीतिक तौर तरीके को भी देखना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। यहाँ पर एक सूचना आपके लिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स 1 मई 2026 से शुरू किया जा रहा है। अगर कोर्स का फी देखेंगे तो केवल और केवल 1 रुपया है, यानी कि केवल टोकन मनी है। लगभग ये कोर्स आप कह सकते हैं फ्री है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आप इस पर कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, सही से जानकारी लीजिए और एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स है ना उसको जरूर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी उसी आधार पर इमारत बुलंद हो सकती है, आप सफलता के काफी करीब होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आप लोग के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या वाकई केंद्र सरकार राजनीतिक तौर पर इस देश में वाकई सुधार करना चाह रही है या केवल ये राजनीतिक फायदे के लिए तमाम बातें की जा रही है? आपके विचार स्वागत योग्य हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।